नमस्कार है आप सभी को और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर। इतिहास में हमने पाठ शुरू किया है, पाठ संख्या 10 मूल निवासियों का विस्थापन। इसके पूर्व में अगले भाग में हमने पढ़ा था कि थोड़ी सी जानकारी ली थी कि किस प्रकार से मूल निवासी जो है अपने अपने स्थानों से हटने पर मजबूर हो गए। तो यहाँ पे विस्थापन का तात्पर्य है या अर्थ होता है अपने स्थान से जाने पर मजबूर हो जाना। तो ये कौन से स्थान थे और ये मूल निवासी का विस्थापन कैसे हुआ उनके बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। और ये मूल निवासी वो विभिन्न देशों के विभिन्न महाद्वीपों के मूल निवासी थे जहाँ दूसरे राष्ट्रों के लोग हैं, खासतौर से पूरी तरह से अगर कहें तो यूरोपीय राष्ट्रों के निवासी है, वो इन स्थानों की तरफ गए और यहाँ के मूल निवासियों के जीवन को उन्होंने पूरी तरह से विडंबना से भर दिया, विसंगतियों से भर दिया। तो हम उन परिस्थितियों को समझेंगे कि मूल निवासियों का विस्थापन कैसे हुआ। तो आज का जो हमारा वो टॉपिक है वो है यूरोपीय साम्राज्यवाद। अब यूरोपीय साम्राज्यवाद क्या है? देखिए, यूरोपीय साम्राज्यवाद, यूरोप विश्व का दूसरे नंबर का महाद्वीप और इस महाद्वीप या कह सकते हैं ये अपने समय का विकसित महाद्वीप था। और यहाँ पर इससे पूर्व के पाठ में हमने औद्योगिक क्रांति को पढ़ा और वही यूरोपीय राष्ट्र विकसित राष्ट्र थे और यहाँ पर तीव्र गति से विकास हो रहा था। इसके चलते उन्हें मुनाफे या कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी, मुनाफा कमाने की सोची, आर्थिक समृद्धि के बारे में उन्होंने सोचा और इसके चलते उन्होंने विभिन्न समुद्रों को पार करके विभिन्न महाद्वीपों की खोज की। और इसके बाद जब उन्होंने उचित जमीनों को ढूंढ लिया, उचित महाद्वीपों को ढूंढ लिया, तो उसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करने की सोची, अपने उपनिवेश बनाना शुरू किए। तो हम उन परिस्थितियों को इस टॉपिक के माध्यम से समझते हैं। 17वीं शताब्दी का समय और स्पेन और पुर्तगाल, शुरुआती अगर हम दौर देखें तो स्पेनिश और पुर्तगाली ही सबसे पहले समुद्री यात्राओं को जो है की ओर गए, या कह सकते हैं स्पेनिश और पुर्तगाली लोगों ने सामुद्रिक यात्राओं को किया, दुस्साहसिक यात्राओं को किया। ये यात्राएं उन्होंने उस समय की जब यात्राओं को बहुत ही भयंकर, डरावना, मृत्यु तुल्य माना जाता था, क्योंकि न तो पूरी तरह से रास्तों का ज्ञान था और न ही पता होता था कि कब उन्हें किनारा नजर आएगा। तो ये समुद्री यात्राएं काफी दुस्साहसिक यात्राएं होती थी, लेकिन यहाँ पे शुरू किया था स्पेनिश और पुर्तगाली यात्रियों ने। तो इन्होंने अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार है उन्होंने किया। अगर हम क्रिस्टोफर कोलंबस को ले लें, पिज़ारो ले लें, कैब्राल ले लें, या फिर और भी कई लोग, हर्मन कॉर्टेस, ये सारे ऐसे लोग थे जो पुर्तगाली थे, स्पेनिश थे और इन्होंने दुस्साहसिक समुद्री यात्राओं को किया था और अमेरिकी द्वीपों की तरफ गए थे, चाहे वो उत्तरी अमेरिका ले लो, मध्य अमेरिका ले लो या फिर दक्षिण अमेरिका ले लो। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी साम्राज्य का विस्तार है वो किया था अपने, और यहाँ से उन्होंने भारी मात्रा में धन कमाया था, सोना वगैरह है वो अपने देशों की तरफ लेके गए थे। तो यहाँ पर 17वीं शताब्दी के बाद जो है स्पेन और पुर्तगाल ने अमेरिका का जो साम्राज्य उन्होंने पूर्व में अर्जित कर लिया था वो ही रहा। उसके बाद अमेरिकी साम्राज्य में उन्होंने कोई विस्तार नहीं किया, बल्कि कोई बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर अन्य यूरोपीय राष्ट्र वो सजग हो गए और उनमें फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, ये सारे राष्ट्र थे और इन्होंने भी अटलांटिक पार गमन किया। अटलांटिक महासागर को पार करके ये भी विभिन्न यात्राओं की तरफ बढ़े, विभिन्न देशों की तरफ बढ़े और इन्होंने अमेरिका में अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपने उपनिवेश स्थापित किए। अफ्रीका की तरफ गए, अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित किए और वहीं एशिया की तरफ गए, दक्षिण एशिया की तरफ गए और यहाँ पर भी उन्होंने अपने उपनिवेश है वो स्थापित किए। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी लोगों ने, हॉलैंड वासियों ने और इंग्लैंड वासियों ने, या कह सकते हैं ब्रिटेन वासियों ने अपने उपनिवेश है वो स्थापित किए और उन्होंने, इसका उद्देश्य था ये अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते थे और साथ ही साथ साम्राज्यवाद का विस्तार वो करना चाहते थे। तो इन दो मुख्य उद्देश्यों से उन्होंने अपने उपनिवेश है वो इन 3 महाद्वीपों में स्थापित किए। एक तो अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका
और अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा महाद्वीप देखें तो एशिया महाद्वीप। अब अगर हम कारण देखें कि क्या रीजन, क्या वजह थी कि इन राष्ट्रों ने, इन यूरोपीय राष्ट्रों ने उपनिवेशों की खोज की, विभिन्न देशों की खोज की, या कह सकते हैं अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थों के लिए, अपने मुनाफा कमाने के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्होंने विभिन्न स्थानों की खोज की और इन उपनिवेशों को ढूंढ निकाला। तो हम रीजन देखते हैं या कारण देखते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था। एक तो मुनाफा कमाना, इन यूरोपीय राष्ट्रों का उद्देश्य, जो दूसरे राष्ट्रों की तरफ ये बढ़े तो उनका उद्देश्य था व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से मुनाफा कमाना। दूसरा, अपना व्यापार बढ़ाना, क्योंकि इनका उद्देश्य व्यापार करना था। क्योंकि अगर हम इंग्लैंड की स्थिति को देखें या हम जो है यूरोपीय राष्ट्रों की स्थिति को देखें तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद इंग्लैंड का प्रभाव है अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तरफ भी पड़ा और इसके चलते अन्य यूरोपीय राष्ट्र भी तीव्र गति से विकास करने लगे थे। इसके चलते वहां भारी मात्रा में मशीनों का आविष्कार हुआ और उत्पादन है वो अधिक मात्रा में बढ़ा। अब जब उत्पादन भी अधिक हो रहा है लेकिन उनके पास उत्पादन को खपाने के लिए बाजार नहीं है, उत्पादन को खपाने के लिए जनसंख्या उतनी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इन स्थानों की खोज करना शुरू किया। तो मुनाफा कमाना इनका उद्देश्य था, दूसरा था व्यापार बढ़ाना, ये अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते थे। फिर तीसरा अगर कारण देखें तो वो है साम्राज्यवाद की भावना। उस समय यूरोप के अंदर ये परिस्थितियां थी कि हर देश है वो अपना उपनिवेश बना रहा था, अपना जो है अपनी गतिविधियों को तीव्र गति से अंजाम दे रहा था। इसके चलते साम्राज्य विस्तार की भावना भी होड़ी लगी हुई थी यूरोप के अंदर। तो हर राष्ट्र है उस साम्राज्यवाद की भावना से प्रेरित होकर नए नए उपनिवेश बनाना चाहता था और अपने उपनिवेश बढ़ाना। तो यही था कि इन होड़ी में हर कोई राष्ट्र है यहाँ पर जो है लगा हुआ था कि किस प्रकार से वो अपने उपनिवेश बनाए। तो इसके चलते उन्होंने अमेरिका, एशिया और जो है अफ्रीका के अंदर अपने उपनिवेश बढ़ाए। दक्षिण एशिया जिसे अफ्रीका और अमेरिका में तो उन्होंने अपनी विविधताओं के आधार पर जैसे जैसे उनको अपनी परिस्थितियां अनुकूल लगी वैसे वैसे उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया। दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश था, अफ्रीका महाद्वीप ऐसा था जहां अगर हम देखें तो अफ्रीका में घने जंगल है। तो ये यूरोपीय लोग हैं अफ्रीका महाद्वीप की तरफ तो बढ़े और अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की पोजीशन को देखें तो इस तरह का नजर आता है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप की तरफ बढ़े तो यहाँ पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भाग को तो छोड़ दिया, लेकिन दूसरे अन्य राष्ट्र जो थे अफ्रीका के अंदर उन राष्ट्रों की तरफ वो सीधे नहीं गए, बल्कि उन्होंने अफ्रीका के किनारे किनारे के प्रदेशों को ही अपना जो है व्यापारिक केंद्र बनाया। इसके पीछे कारण ये था कि वो अफ्रीका के अंदर सीधा प्रवेश नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें उस समय जान का खतरा था। तो इन्होंने चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे स्पेनिश हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, तो हर एक ने अफ्रीका के अंदर अपने उपनिवेश बनाए और फिर इन्होंने यहाँ पे समुद्री तटों से ही अपने व्यापार को सुरक्षित रखा। ये अंदर की तरफ नहीं गए या इन राष्ट्रों की तरफ डायरेक्टली नहीं बढ़े क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा था। तो इसके चलते इन्होंने किनारे के प्रदेशों को ही अपना निशाना बनाया। ये से उनकी व्यापारिक गतिविधियां हैं वो संचालित होती रही। और जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे देशों ने अफ्रीका के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, तटीय प्रदेशों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, उसमें स्पेन था, पुर्तगाल था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, हॉलैंड था, तो बहुत सारे देश है। इसके चलते यहाँ पे अफ्रीका में ये नौबत आई कि यहाँ रोज की गतिविधियों से, रोज के युद्धों से बचने के लिए उन्होंने अफ्रीका का विभाजन किया और ये विभाजन उन्होंने मानचित्र के आधार पर किया। इसके चलते आज भी हमें अगर अफ्रीका के मैप में आप अफ्रीका का मानचित्र देखेंगे तो वहाँ ऊपरी भाग में जो स्केल के निशान से नजर आते हैं, तो ये जो स्केल के निशान है या सीधी रेखाएं जो दिखाई देती है वो रेखाएं यहाँ पर जब अफ्रीका का विभाजन यूरोपीय राष्ट्रों ने अपने अपने इलाकों को बांटने के लिए किया था तो उसके निशान है वो आज भी हमें अफ्रीका के ऊपर दिखाई देते हैं। आप मिस्र को देखिए, उसके आसपास के क्षेत्रों को देखिए तो वहाँ पे जो है स्केल के निशान है वो मिलते हैं, सीधी रेखाएं मिलती है। तो यहाँ पर तो उन्होंने अफ्रीका में तो ये व्यवस्था स्थापित की। अब एशिया, हालांकि एशिया और अफ्रीका की स्थिति में परिवर्तन था। एशिया में जब ये व्यापारिक गतिविधियों हेतु ये बड़े, ये यूरोपीय लोग हैं यहाँ पर बड़े, तो यहाँ पर
उन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर उन्होंने अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। दक्षिण एशिया के अंदर क्षेत्रों का विस्तार करने के बाद यहाँ पर उन्होंने राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया, यानी अपना वर्चस्व स्थापित किया। और अगर इसका एग्जाम्पल हम ले तो भारत को ले सकते हैं। भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था और काफी लंबे सालों तक, शताब्दियों तक इंग्लैंड का उपनिवेश रहा। तो यहाँ पर उन्होंने देखा जाए तो भारत को उन्होंने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था, पूरी तरह से अपनी व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया था और इसके चलते उन्होंने यहाँ पर भी राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया था। लेकिन फिर भी इन्होंने शुरुआती दौर में पुरानी प्रशासकीय व्यवस्था जारी रखी, यानी कि यहाँ पर जो राजा महाराजाओं का शासक था, तो उसके चलते इन्होंने ये जो व्यवस्था भारत की विद्यमान थी, ऐसी उन्होंने अन्य एशियाई देशों के ऊपर भी ऐसी व्यवस्थाओं को कायम रखा। पुरानी व्यवस्थाओं को कायम रखते हुए उन्हें छूट दी राजा महाराजाओं को, या कह सकते हैं जो भूमिपति, जो भूस्वामी थे उनको, और फिर ये भूस्वामियों से कर वसूली करते थे, टैक्स वसूली, यानी जो क्षेत्र उनके नियंत्रण में होते थे या जिनके ऊपर इनका दबाव बनता था उनसे वो टैक्स वसूली या कर वसूली करते थे। इसका उद्देश्य था कि मुनाफा कमाना, लाभ कमाना, धन कमाना। और जब इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया या अपना साम्राज्य बढ़ाया, तो इसके चलते अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, या कह सकते हैं मुनाफा कमाने के उद्देश्य से, या फिर आवागमन को या परिवहन को सुलभ बनाने के लिए यहाँ इन्होंने इन उपनिवेशों के अंदर, चाहे वो अफ्रीका के उपनिवेश हो, अमेरिकी उपनिवेश हो, या फिर भारतीय उपनिवेश हो, या कह सकते हैं एशियाई उपनिवेश हो, यहाँ पर उन्होंने रेलवे का निर्माण किया ताकि अधिक से अधिक मात्रा में वो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। इसके अलावा आवागमन है वो सुलभ हो सकता था, परिवहन सुलभ हो सकता था। तो इसके चलते उन्होंने रेलवे का निर्माण किया और साथ ही साथ उन्होंने नवीन खदानें भी खुदवाई, नई खदानें, क्योंकि उनका उद्देश्य था मुनाफा कमाना। जहां सोना, चांदी या विभिन्न धात्विक खनिज अगर उन्हें मिलते थे, धातु, तो मुनाफा कमाने के उद्देश्य से विभिन्न खदानों की खदानें खुदवाई और बड़े बड़े बागान भी इन्होंने स्थापित किए, चाय के बागान वगैरह या विभिन्न बाग बगीचे हैं वो भी इन्होंने स्थापित किए। तो इस प्रकार से यहाँ यूरोपीय लोगों ने जो है दक्षिण एशिया में जो है इस प्रकार की व्यवस्था कायम की। अफ्रीका के अंदर किनारे के प्रदेशों के ऊपर ही वो व्यापार करते रहे और बाद में उन्होंने अन्य स्थानों को जीतकर बाद में अपने नियंत्रण में लिए। तो यहाँ पर काफी पुर्तगाली लोगों का काफी प्रभाव था, पुर्तगाली, स्पेनिश लोगों का, और बाद में इंग्लैंड और फ्रांस ने भी यहाँ पर अपने उपनिवेश है वो स्थापित कर लिए थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए और वही साम्राज्यवाद की भावना थी इनके अंदर। और वही आयरलैंड जैसा एक छोटा सा देश भी अगर हम देखें तो ये सिर्फ महाद्वीपों की तरफ ही नहीं बढ़े हैं, बल्कि आयरलैंड जैसा देश है जो कि इंग्लैंड के जस्ट पास है, उसके पास में, तो यहाँ पर आयरलैंड के ऊपर भी इंग्लैंड का नियंत्रण स्थापित हो गया था और यहाँ पर आयरलैंड है वो इंग्लैंड का उपनिवेश बन चुका था। और यहाँ पर इसके कारण कि आज भी वहाँ आयरलैंड में बहुत सारे ब्रिटिश ही हैं, तो यहाँ पर ब्रिटिश भू संपदाएं जो है इन्होंने बड़े बड़े भूमिपतियों ने आयरलैंड के अंदर में स्थापित कर ली थी। तो यहाँ पर आयरलैंड भी जो है यूरोपीय उपनिवेश होने के बाद, यूरोपीय क्षेत्र होने के बावजूद भी इंग्लैंड के अंतर्गत नियंत्रण के अंदर था। यूरोपीय साम्राज्यवाद के अंतर्गत एक शब्द आता है सेटलर, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सेटलर या आबादकार। तो सेटलर का अर्थ हम जानते हैं कि सेटलर क्या है या आबादकार क्या है। तो आबादकार या सेटलर यानी सीधे अर्थों में ले ले तो किसी स्थान पर जाकर सेटल हो जाना, यानी दूसरे लोग हैं दूसरे और दूसरे स्थान पर से आकर एक नवीन स्थान पर सेटल हो जाते हैं, वहीं बस जाते हैं। तो बस जाना या आबाद हो जाना उसे आबादकार शब्द कहा
देशों, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं अमेरिका की तरफ गए और यहाँ पर अमेरिका में उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए थे। तो ऐसी स्थिति में यूरोपीय लोगों के लिए सेटलर शब्द है वो इस्तेमाल होता था। तो ये आबादकार या सेटलर शब्द है वो अलग अलग स्थानों पर यूरोप वासियों के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता था। अब हम जानते हैं नई दुनिया क्या है। अब नई दुनिया वो दुनिया थी जो कि यूरोप वासियों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी यात्राओं के जरिए, विभिन्न दुस्साहसिक यात्राओं के जरिए विभिन्न लोगों ने जो खोज की थी, ये खोज एक नई जमीन की खोज थी, नए टापुओं की खोज थी, नए स्थानों की खोज थी, नए जो कह सकते हैं कि महाद्वीपों की खोज थी। और एक यहाँ यूरोप वासियों के लिए ये जो स्थान थे वो नए थे, तो उन्होंने इसके लिए नया नाम दिया नई दुनिया। यानी अपनी दुनिया से हटकर कुछ अलग दुनिया उन्होंने देखी थी। जैसे अटलांटिक पार करके जब कोलंबस जो है अमेरिका की तरफ पहुंचा था तो उसे भी ये नई दुनिया लगी थी। क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचा, इसके साथ ही हर्मन कॉर्टेस था, पिजारो था, कैब्राल था, तो ये सब एक नई दुनिया थी उनके लिए। तो उन्होंने इसका नाम है वो नई दुनिया दिया। और नई दुनिया के देशों में देखो यूरोप वासियों ने अलग अलग स्थानों के अलग अलग नाम हैं, वो किस हिसाब से दिए हम जान सकते हैं। देखिए तो अमेरिका, जब उन्होंने खोज की तो अमेरिका का नाम उन्हें ध्यान नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस के आधार पर सिर्फ कोलंबिया नाम है वो रखा गया। और अमेरिको वेस्पुसी जो कि एक भूगोलवेत्ता था, उसके आधार पे अमेरिका का नाम है वो अमेरिका रखा गया, अमेरिको वेस्पुसी के आधार पे, जिसका समयकाल है 1451 से 1512 के दौरान। फिर आता है कनाडा। कनाडा है वो कनाडा शब्द होता है, कनाडा शब्द से कनाडा शब्द लिया गया है। 1535 में एक खोजी था जिसका नाम था जॉक कार्टियर, उसने इस स्थान की खोज की थी। और उसके बाद उसने जो जानकारी प्राप्त की अपनी यात्रा वृतांत के दौरान, और उस जानकारी के अनुसार उसने इसका अर्थ निकाला था गांव। तो ये शुरुआती दौर में इस स्थान को गांव या कनाडा कहा गया और बाद में ये नवीन नाम पड़ गया कनाडा। ठीक है। फिर शब्द आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जब खोज हुई थी ब्रिटिशों के द्वारा या अन्य यूरोपीय यात्रियों के द्वारा, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देखा जाए तो विश्व मानचित्र में सबसे नीचे की तरफ दक्षिण में छोटा सा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया शब्द है वो ऑस्ट्रल से लिया गया, ऑस्ट्रल जो कि लातीनी भाषा का शब्द है, और ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिण। तो उस आधार पे दक्षिण स्थान के आधार पर इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया रखा गया। और फिर न्यूजीलैंड, ये भी नई दुनिया का प्रदेश था। तो न्यूजीलैंड डच भाषा का शब्द है जी, और समुद्र को डचिश भाषा के अंदर है वो जी कहा जाता है। और जब न्यूजीलैंड की खोज हुई, जिसकी खोज की थी तास्मान ने, ये तास्मान जब अपनी यात्रा पर निकला था 1642 के अंदर, तो इसने समुद्री यात्राओं के जरिए विभिन्न टापुओं को देखा और उन टापुओं का नाम है उसने जी दे दिया, न्यूजीलैंड। ठीक है। और इसके अलावा अन्य जो भी उसके आसपास कई इलाके थे उसके नाम है उसने अलग अलग अपने नाम के अनुसार उसके नाम दिए। तो इस प्रकार से डच भाषा का शब्द है, उसी के आधार पे न्यूजीलैंड नाम है वो रखा गया। तो ये यूरोपीय साम्राज्यवाद के अंतर्गत जो आज के हमारे टॉपिक थे इसको हमने पढ़ा, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।